स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है 3.2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। जैसे सिर्फ नाम से जाहिर है, लॉ का मतलब होता है रूल, असूल, प्रिंसिपल। कंजर्वेशन का मतलब होता है लफ्ज कंजर्व से निकला है जिसका मतलब होता है तहफ्फुज, बाकी रहना। और मोमेंटम का मतलब मिकदार हरकत, मिकदार हरकत के बाकी रहने का असूल। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा है, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मोमेंटम आ जाए तो वो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम तब्दील नहीं होता। तो इसकी सबसे पहले तारीफ किया है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में कुल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बॉडीज और अ बॉडी विद इन सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड सिस्टम। एक अजसाम का मजमुआ या एक जिस्म जो एक खास बाउंड्री हदूद के अंदर हो वो सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के इर्द गिर्द वाली चीजें कहलाती है सराउंडिंग। फर्स्ट है मेरे पास ये कोई जिस्म है, इरेगुलर बॉडी है, इसके अंदर ये काफी सारे अजसाम है, ये इसके क्या कहलाएंगे? सिस्टम कहलाएंगे। और सिस्टम के इर्द गिर्द ये वाली चीज ये कहलाएगी सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जो है लफ्ज आइसोलेट से निकला है। आइसोलेट का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना। मतलब हम कहते हैं जैसे अल्लाह माफ करे लोगों को कोरोना हुआ था तो हमें कहा गया था कि इसको आप कोरोना वाले पेशेंट को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट का मतलब होता है इन तमाम बाकियों से जुदा कर दें, अलग कर दें। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो। अब उसकी मिसाल क्या है उसको देखें। फर्स्ट में हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ये फर्स्ट में कंटेनर है, इसके अंदर ये बंद है तरफ से, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। और गैस के मॉलिक्यूल दे आर मूविंग रैंडमली, बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे हैं। दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की दीवार से टकरा रहे हैं। दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, अपने आप से क्या करें? एक दूसरे से क्या करें? टकरा रहे हैं। लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये वाला सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी उसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगे, अंदर से वो बेशक वो करें। तो हमारी ये क्या है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में P टोटल क्या मतलब? कुल मोमेंटम रिमेन रहता है कांस्टेंट, यानी एक दफा। और मोमेंटम क्या था? मोमेंटम हम पढ़ के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, कि एक जिस्म का जितना मास है और उसने जितनी क्या है वेलोसिटी गेन कर ली है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मसलन हम ये मिसाल दूसरी मैं उसको आपको यूं भी समझाता हूँ। फर्स्ट में ये हमारे पास एक क्लास है, उसमें ये 3 बच्चे आए समझ। और इन 3 बच्चों के पास, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। एक बच्चे के पास अगर फर्स्ट में 50 रुपीज है और बी बच्चे के पास 30 है और सी में कितने हैं? 20। और क्लास के अंदर ही बैठे हुए हैं और वो पैसे कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो क्लास में उन 3 बच्चों के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपीज। अगर वो बाहर नहीं जाते, अगर वो कोई चीज वो नहीं करते, तो उनके क्लास के अंदर कितने पैसे रहेंगे? 100 रुपीज रहेंगे। चाहे हम यूं मिसाल ले लें कि आप एक और तस्वीर बना लें कि ए बच्चा जो था पहले उसके पास कितने थे? 50, अब उसके पास आ गए 40। और बी बच्चा जो था पहले उसके पास फर्स्ट के 30 थे, हम कहते हैं उसके पास अब क्या आ गए? 25 रुपीज। और सी बच्चा जो था पहले उसके पास 20 रुपीज थे, तो अब उसके पास अगर 35 रुपीज आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोबारा अगेन जो है पैसे वही के 100 रुपीज ही है, ठीक है ना। आई समझ 35 और ये 5 30 और 20 50, और इसको हम ये कर लेंगे 45। देखिए पहले एक बच्चे के पास क्या थे? 50 30 20, तो इनका मजमुआ क्या था? 100 रुपीज था। अब शफलिंग की हमने पैसों की शफलिंग करने से क्या हुआ? अब भी इनके पास क्या रहे? 100 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं ये एक आइसोलेट सिस्टम था और इसमें मोमेंटम क्या रहा? कांस्टेंट। ये तो मिसालें मैंने दी आपको समझाने के लिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में P टोटल यानी कुल मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसे? फर्स्ट करें कि हमारे पास एक जिस्म है M1 का, ये इनिशियल वेलोसिटी U1 से हरकत कर रहा है इस तरफ। इसके सामने दूसरा जिस्म है M2, ये U2 वेलोसिटी से हरकत कर रहा है इस तरफ। अब ये होगा कि फर्स्ट करें हम कहते हैं U1 वेलोसिटी ग्रेटर देन U2, इसकी वेलोसिटी इससे क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा? ये बॉडी आपस में टकराएंगे और टकराना भी इनका क्या है? लाजमी है। तो ठीक फर्स्ट डे ये टकरा गए हैं M1
M2 से। क्या टकराने से ये होगा कि इनके मासेस में तब्दीली आएगी, यानी M1 मास छोटा हो जाएगा क्योंकि इसने इसको टक्कर मारी है, और M2 ने टक्कर खाई है, इसका मास ज्यादा हो जाएगा? नहीं, लेकिन इनके मास में तब्दीली आएगी, इनकी वेलोसिटी में तब्दीली हो सकता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। फर्स्ट केस की वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और इसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। ये भी हो सकता है ये रुक जाए और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेकिन जो कुल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई समझ कि जितना उसका टकराने से पहले का मोमेंटम था उतना टकराने के बाद, फर्स्ट के टकराने के बाद मोमेंटम M1 ने वेलोसिटी पकड़ ली है v1 और M2 ने वेलोसिटी पकड़ ली है v2। तो हम ये लिखेंगे यहां पर कुलयन, ये मोमेंटम बिफोर कुलयन। टकराने से पहले का मोमेंटम क्या था, दोनों का M1 u1 जमा M2 u2। फिर हम लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर कुलयन, के टकराने के बाद का मोमेंटम क्या है, वो होगा M1 v1 जमा M2 v2। जबकि स्टेटमेंट क्या कहती थी, ये देखें स्टेटमेंट ये कहती P टोटल यानी कि कुल मोमेंटम कांस्टेंट है, वो तब कांस्टेंट रहेगा जब टकराने से पहले वाला मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद वाला मोमेंटम, यानी इज इक्वल टू के इस तरफ क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कुलयन बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर कुलयन, के टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर हो टकराने के पहले का मोमेंटम। तब ये हमारी स्टेटमेंट थी और उसका फार्मूला टकराने से पहले का मोमेंटम का क्या था, M1 u1 जमा M2 u2 बराबर क्या है, M1 v1 जमा M2 v2। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म। अब कोई बच्चे हमें कह सकते हैं सर इस चीज को आप साबित करके दिखाएं मैथमेटिकली कैसे ये बराबर होते हैं, तो आपको मैं साबित करके बता सकता हूं। अब हम अच्छा इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो इतलाक है ना सिर्फ बड़े साम पर होता है बल्कि छोटे साम पर भी होता है, एटम पर भी होता है। एटम जितनी एनर्जी गेन करता है उतनी एनर्जी को क्या करता है, वो लूज भी करता है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ इसका इतलाक बड़े साम पर होता है, छोटे साम पर भी होता है। अब इसको हम साबित करने जा रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी से, मिसाल से। फर्स्ट से बंदूक से फायर हो रहा है या एक गन से फायर हो, फर्स्ट के आपके सामने एक मैं गन बना रहा हूँ, इसके अंदर ये एक बुलेट है, ठीक है, डेफिनेटली बुलेट का मास ज्यादा है, वो सॉरी बुलेट का मास क्या है, कम है ऐसे में, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो फायर से पहले का जितना मोमेंटम होगा उतना होगा फायर के बाद। अब फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ ये जो है गन है इसका मास है M कैपिटल और बुलेट का मास क्या है, M स्मॉल। फर्स्ट करें इसका, मैं अब आपको रीडिंग देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि गोली का मास वो है स्मॉल m और बंदूक या गन का मास क्या है, वो है कैपिटल M। और अब इनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते जाते हैं और आपको बताते हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके समझ आ जाएगा किस तरह से मोमेंटम के कंजर्वेशन का इतलाक होता है। फर्स्ट टाइम बंदूक का मास है जी M कैपिटल, या हम यूं कह दें इसी तरह से, चले हम M1 और इसको क्या मान लेते हैं M2। ये दोनों ये देखेंगे M2, ये हो गया M1 और वो है जी 5 किलोग्राम। फर्स्ट के 5 किलोग्राम की हमारी क्या है, गन है। तो बंदूक की इब्तदाई वेलोसिटी क्या है, यानी वो गन की इब्तदाई वेलोसिटी, क्योंकि वो होगा u1, क्योंकि पहले गन जो है रेस्टोरेंट में होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। हम कहते हैं गोली का मास, क्योंकि गोली बंदूक से छोटी होती है M2, वो हो जाएगी फर्स्ट में मैं कहता हूँ 20 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, 20 तक़सीम 1000 0.02 किलोग्राम। और गोली की इब्तदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, u2, वो भी रेस्टोरेंट में 0। तो फायर से पहले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, फायर से पहले का मोमेंटम वो हो जाएगा M1 u1 जमा M2 u2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। इसका मास क्या था, बंदूक का मास 5 जब u1 0 जमा ये कितना था, 0 शेयर 0 2 जब u2 था 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल गिव 0। अब फायर से पहले का मोमेंटम फर्स्ट के 0 है, तो फायर का बाद वाला मोमेंटम 0 कैसे होगा, तब जाके बराबर होगा। अब देखें, अब जब ये फायर होगा गोली क्या जाएगी, ये बुलेट आगे जाएगी, जबकि गन का झटका खाएगी उतना पीछे।
लेकिन गोली जो है काफी स्पीड से आगे जाती है। होना तो ये चाहिए बंदूक को भी उतनी स्पीड से पीछे झटका देना चाहिए, लेकिन बंदूक उतने झटका जोर से झटका नहीं देती। क्यों? क्या आपने देखा है बंदूक का मास क्या होता है ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है कम, और गोली का मास क्या होता है कम, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ज्यादा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम देखते हैं, फर्स्ट करें, हम ये निकालना चाहते हैं कि बंदूक ने कितनी वेलोसिटी पीछे झटका खाया, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इधर पहले फायर से पहले का मोमेंटम बराबर होना चाहिए फायर के बाद का मोमेंटम। तो ये देखिए पहला मोमेंटम 0 हो गया, फिर m1 v1 प्लस m2 v2, और हमें कहा गया है m1 कितना था भाई 5, v1 रिकॉइल वेलोसिटी बनते हैं, m2 कितना है 0.02, और फर्स्ट करें v2 हमारे पास है, हम कहते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड से गया है, तो ये निकालेंगे। तो अब ये देखें 100 को 5v1 ये प्लस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0.02202 आ जाएगा। अब जब ये प्लस में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, या ये प्लस में इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 5v1। अब इस तरफ आ जाए, हमने क्या निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी, और हम किसकी मालूम करें बंदूक की, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -2 ओवर क्या हो जाएगा 5। नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है कि बंदूक क्या कौन सी में हरकत करती है, पीछे की सिम में हरकत करती है, जबकि गोली कहां जाती है आगे की सिम में हरकत करती है। जितना मोमेंटम फायर से पहले का था उतना मोमेंटम क्या होता है फायर के बाद। और अगर आपने कभी कार्टून वगैरह देखे हो या फिल्में वगैरह देखे हो तो आप देखते हैं वो क्या होता है, एक बड़ी सी क्या होती है आइसमत तोप होती है, ठीक है ना, आइसमत जो जंगों में इस्तेमाल होती है आइसमत। तो आप देखें उसका जब फायर होता है तो वो पीछे झटका भी काफी क्या करती है जोर से, क्योंकि उसका गन की निस्बत उसका मास क्या है, आइसमत जो बड़ी बड़ी यानी कि तोपें होती हैं उनका मास क्या होता है ज्यादा, उसका झटका भी क्या लगता है ज्यादा लगता है। ठीक है, तो जितना उसका यानी कि फायर से पहले का मोमेंटम होगा, इसका मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतनी उसके अंदर मिकदार हरकत ज्यादा होगी। सेम इसी तरह से आप देखें अगर एक छोटी कार है उसका मास कम है, वो जाकर एक ट्रक को हिट करती है, और ट्रक जिसका मास बहुत ज्यादा है तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, ट्रक को होगा या कार को होगा, डेफिनेटली कार का होगा। ऐसा में इसी तरह से अगर यानी कि क्या है ट्रक का इतना नुकसान होगा, ट्रक बड़ी स्पीड से जाकर एक साकिन कार को हिट कर दे तो कार का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी इन दोनों मिसालों से हम ये समझ आते हैं जिसका मास ज्यादा है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर यानी कि क्या उसको इसलिए एक वजनी यानी ज्यादा मास वाले जिस्म को रोकना क्या है मुश्किल है, और ज्यादा मास वाले जिस्म को हरकत में लाना क्या है मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम क्या होता है ज्यादा होता है। अब रोजमर्रा जिंदगी में और हम मिसालें ले सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं भाई, रॉकेट का चलना, रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का चलना ये भी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है। रॉकेट जो होता है इसमें हॉट गैसेस कहां खारिज होती है नीचे, जितनी तेज से रॉकेट में गैसें नीचे खारिज होती है उतनी तेज से रॉकेट कहां जाता है ऊपर जाता है। बैलून है, आप दोबारा लें उसको खुला लें, ऐसे करके उसको पकड़ लें, आप छोड़ेंगे उसमें हवा नीचे निकलेगी और वो उतनी तेज से कहां जाएगा, बैलून ऊपर जाएगा। जब सारी हवा निकल जाएगी तो वो बैलून भी क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा। तो ये रोजमर्रा जिंदगी में मिसालें थी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की, इससे रिलेटेड और हमने क्या है काफी सारी चीजें सीखी हैं और आपको कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अगर और इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन कानून की अहमियत क्या है तो आपको इसके इतलाक का दायरा का बहुत वसी है। इसका इतलाक ना सिर्फ बड़े साम पर छोटे साम पर भी होता है। रोजमर्रा जिंदगी में मिसालें दी तो हमने क्या है बंदूक की मिसाल दी, उसको मैथमेटिकली भी हमने प्रूव किया, जितना फायर से पहले का मोमेंटम होता है उतना फायर के क्या होता है बाद का मोमेंटम होता है, और भी मिसालें दी। अब अगर एनिमल में, वैसे ये बहुत ही अहम सवाल है, एनिमल में आज आप स्टेप वाइज कैसे करेंगे, इसलिए आप हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ मोमेंटम सिस्टम की हेडिंग देंगे, फिर उसे बताएंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, फिर उसकी ये डेरिवेशन लिखेंगे इक्वेशन की, ये तस्वीर बनाएंगे फिगर डेरिवेशन, फिर रोजमर्रा जिंदगी में बंदूक की मिसाल, ये बंदूक से गोली का फायर होना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर आप लिखेंगे और मिसाल है उसमें आप रॉकेट का चलना और गुब्बारे से हवा का निकलना। तो बेटा जी ये आपका एनुअल के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और सवाल है
या आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इनके इनबॉक्स करें, मैं इसको तफसीलन बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक नोटिफाई होती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।